प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सरकारी खरीद पोर्टल GeM पर सहकारी संघों को शामिल करने का किया शुभारंभ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिलासपुर सांसद अरुण साव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किया नियुक्त। देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा मुहर्रम। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने सच्चाई के लिए दी कुर्बानी। और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सरकारी खरीद पोर्टल GeM पर सहकारी संघों को लाए जाने का शुभारंभ किया। 589 सहकारी संघ इस पोर्टल के लिए पात्र पाए गए हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिए GeM से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। श्री शाह ने कहा कि 29 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सभी सहकारी समितियों से अपने उत्पादों के साथ GeM में शामिल होने की अपील की। मगर आप एक बात कहना भूल गए कि सबसे कम रजिस्ट्रेशन सप्लायर नाते अगर किसी का है GeM पर तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। मैं कहना चाहता हूं 9 अगस्त का दिन बहुत अच्छा है। सप्लाई साइड पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना रजिस्ट्रेशन GeM करते हैं। हमें भी बाजार बढ़ाना है और सरकार की कई सारी इकाइयां GeM के माध्यम से ही अब खरीदी करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे अंडरटेकिंग्स हो। ये सभी इकाइयां GeM के माध्यम से खरीद करती हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज के दिन ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को GeM पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें। प्रक्रिया है, होनी भी चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि क्वालिटी का भी चिंता करना है, क्षमता का भी चिंता करना है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में GeM पोर्टल पर 2,80,000 रुपए का कारोबार किया गया है। लेकिन सहकारिता मंत्री जी का मानना था कि सहकारिता क्षेत्र भी एक प्रकार से एक मिनी गवर्नमेंट है। आज 27 करोड़ लोग सीधा इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इसका इतना व्यापक जो प्रभाव है पूरे देश में, इसके माध्यम से सही माने में हर व्यक्ति को हम छू सकते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और GeM एक प्रकार से उसकी परिकल्पना इसलिए की गई थी कि सरकारी जो खरीद है उसको कैसे पारदर्शी भी बनाया जाए, कैसे उसको सस्ता बनाया जाए, कैसे उसकी गुणवत्ता सुधारी जाए और कैसे उसको व्यापक किया जाए। श्री गोयल ने कहा कि GeM सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों को सराहा है। श्री बघेल ने नीति आयोग की बैठक के बाद रायपुर लौटने पर मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने गोधन न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रशंसा की है। सहकारी से मिला था तो यहाँ के गोधन न्याय योजना के बारे में, यहाँ के लघु उपज खरीदी के बारे में चर्चा हुई और विस्तार से जानकारी उन्होंने ली थी। बहुत सारी हमारी डिमांड है, उनको भी मैं रखा। जो 13,000 करोड़ का हमारा टैक्स में जो हमको मिलना था वो नहीं मिला। दूसरा 4,000 करोड़ का जो कोयला का रॉयल्टी का पैसा है उसकी भी डिमांड हमने की। फिर हमारे यहाँ जो आयरन ओर है, एफी कंटेंट
68-69% तक है, जबकि भारत सरकार जो स्लेब तैयार किया उसमें 65% तक है, तो उसमें रॉयल्टी मिलती है। तो हमने कहा कि जब आपका स्लेब ही 65% का है और हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है वो 66-68% मिलता है, तो हमको इसका ये स्लेब बढ़ाया जाना चाहिए, तो उससे हमको हमारे प्रदेश को इसकी रॉयल्टी मिलेगी। और उसके साथ साथ गोधन न्याय योजना के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी उन्होंने ली। मैंने फिर कार्गो की मांग की, क्योंकि हमारा तो लैंड लॉक स्टेट है, तो ये यहाँ सब सामग्री बना रहे हैं, जितने हमारे आदिवासी भाई जो चीज़ें बना रहे हैं, मिलेट्स के खरीदी के बारे में भी जानकारी दी, कोदो कुटकी के बारे में, और उसे हम लोग सब सामान बना रहे हैं। तो इसके विक्रय करने के लिए जो मध्य एशिया है, यूरोपियन कंट्री है, इसमें डिमांड बहुत है, तो हमको कार्गो मिल जाए तो हमको बड़ी सुविधा होगी। दूसरे दिन जब नीति आयोग की बैठक हुई तब उन्होंने कृषि पे बात करते गए उन्होंने कहा कि भूपेश जी से कल मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उन्होंने प्रशंसा की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बीते 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने राज्य में विभिन्न योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में संगठन में बदलाव किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर सांसद अरुण साव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। श्री साव की नियुक्ति विष्णुदेव साय के स्थान पर की गई है। गौरतलब है कि वर्तमान में बिलासपुर सांसद श्री साव प्रदेश भाजपा में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। गौरतलब है कि श्री साव प्रदेश के पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान उप महाधिवक्ता रह चुके हैं। अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत इन्होंने छात्र नेता के रूप में की थी। छात्र हित से जुड़े अनेक आंदोलनों की अगुवाई भी की। श्री साव को जन समस्याओं पर मुखर नेता के रूप में जाना जाता है। मुहर्रम आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताज़िए भी निकाले जा रहे हैं। करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जा रहा है। आज अशूरा ए मुहर्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये दिन हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने का है। एक ट्वीट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन को सच्चाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए याद किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने समानता और भाईचारे को भी काफी महत्व दिया है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ देश के उन प्रदेशों में शामिल है जहां पर करीब 31% आदिवासी निवासरत हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति, विचारों, कला और मान्यताओं को सहेजा है। इनकी संस्कृति और परंपराएं विशिष्ट हैं। आदिवासी समाज ने वास्तव में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इन्हीं भावों के कारण ही आदिवासी समाज सहज रूप से समृद्ध हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संदेश में कहा कि जनजाति बाहुल्य प्रदेश होने के कारण छत्तीसगढ़ को जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर विरासत में मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों की प्राचीनतम विरासत और संस्कृति को सहेजते हुए उनके विकास और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए संकल्पित है। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअली जिलों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित आदि विद्रोह और 44 अन्य पुस्तिकाओं का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वन अधिकार के प्रति ग्राम सभा जागरूकता अभियान के कैलेंडर, अभियान गीत तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के वीडियो संदेश का भी विमोचन किया। इसी कड़ी में कोरिया में विधायक गुलाब कमरो के मुख्य आतिथ्य में विश्व आदिवासी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि श्री कमरो ने इस अवसर पर आदिवासी हितों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा कि शासन के निर्णयों ने आदिवासी समाज के उन्नति की राह तैयार की है। श्री कमरो ने कार्यक्रम में जिले के 33 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र और 2 हितग्राहियों को वन संसाधन पत्र वितरित किए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 206 करोड़ 88 लाख से अधिक
कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड टीकाकरण 206 करोड़ 84 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। कल 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 102 करोड़ लोगों को पहली डोज और 93 करोड़ 63 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पात्र श्रेणी के लोगों को 11 करोड़ 12 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.51% है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 9,511 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें से 389 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। आज की स्थिति में प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 4.09% है। राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन कल भारत ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। गौरतलब है कि बर्मिंघम में कल रात भव्य समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। 11 दिन तक चले इस आयोजन में 72 देशों के 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह की शुरुआत सोहिल ओशन कलर सीन की रंगारंग संगीतमय प्रस्तुति के साथ हुई। संगीतमय प्रस्तुति के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले 72 देशों के खिलाड़ियों ने अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्टेडियम का चक्कर लगाया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारतीय दल का नेतृत्व मुक्केबाज निखत जरीन और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने किया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया, जबकि लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल में विजय प्राप्त की। पुरुष युगल मुकाबले में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रनकी रेड्डी ने तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। टेबल टेनिस में अचंता शरद कमल ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि जी साथियान ने पुरुष एकल का कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम को रजत पदक मिला। समापन के बाद राष्ट्रमंडल खेल संघ का ध्वज ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को सौंप दिया गया। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी और त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती को याद कर रहे हैं। 9 अगस्त स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी की जयंती है। उनका जन्म 1909 में हैदराबाद में शमसुल्लाह कादरी के घर हुआ था। शमसुल्लाह कादरी प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने सैयद को काफी कम उम्र में साहित्यकारों से परिचित कराया। सैयद अहमद कादरी ने प्रसिद्ध समाचार पत्र सल्तनत की स्थापना की। उन्होंने पैसा और तारीख नामक 2 समाचार पत्रों के लिए भी लिखा। 1946 में कादरी हैदराबाद राज्य के पहले पत्रकार थे, जिन्होंने उर्दू समाचार दैनिक सल्तनत में एक राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में लिखा था। उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया और आंध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्य बने। वे आंध्र प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष भी रहे। कादरी ने जीवन भर कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे लुत्फुद्दौला ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। सैयद अहमदुल्ला कादरी को 1966 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 5 अक्टूबर 1985 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी को हमारा सादर नमन। 9 अगस्त त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1889 में वर्तमान बांग्लादेश के मैमन सिंह में हुआ था। वो 1906 में मात्र 7 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। 1908 में उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वे शिक्षा पूरी नहीं कर सके। क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के कारण त्रैलोक्यनाथ को 1914 में कलकत्ता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 12 साल षड्यंत्र के मामले के कारण अंडमान भेज दिया गया। सजा समाप्त होने पर त्रैलोक्यनाथ कोलकाता वापस आ गए। वहां उन्होंने नेशनल स्कूल की कमान संभाली। 1927 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा की जेल में भेज दिया गया, जहां वे 1 साल तक रहे। जेल से छूटने के बाद वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया।
वो 1930 से 1938 तक 8 वर्ष जेल में रहे। रिहाई के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1942 में जेल गए। उन्हें 1946 में जेल से रिहा कर दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान के निर्माण के बाद वे वहां जनसेवा में समर्पित रहे। 1970 में वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण दिल्ली आ गए। 9 अगस्त 1970 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।